आज हम किंगडम के बारे में पढ़ेंगे और किंगडम का जो पहला ग्रुप है मोनेरा उसके बारे में स्टडी करेंगे। किंगडम मोनेरा जिसके अंतर्गत हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनेरा जो है मेनली बैक्टीरिया को फोकस करेगा। किंगडम मोनेरा का मतलब हो गया प्रोकारियोटिक सेल। तो ये जो मोनेरा किंगडम है इसका जो एम्पायर है वो प्रोकारियोट है और इसका डोमेन जो है वो बैक्टीरिया है। डोमेन का मतलब स्टडी क्षेत्र। मोनेरा का हम बैक्टीरिया पे फोकस करके स्टडी करेंगे। हालांकि मोनेरा में बहुत सारा टाइप्स आता है, बट क्या है वो हम समझेंगे कि बैक्टीरिया पे ही फोकस हम क्यों करेंगे, ये हम अगले स्लाइड में। किंगडम मोनेरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसकी क्या स्पेशलिस्टी क्या है, ये इसको हम पॉइंट से हम बताए हैं। तो इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो है, पहला पॉइंट कि मोनेरन्स आर द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर एंड प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी मोनेरन्स होंगे वो एक सेल के होंगे बने हुए और प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म इसको कहा जाएगा। क्योंकि ये जो है प्रोकारियोटिक इसलिए है, प्रो का मतलब और कार्योटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब कि वैसा न्यूक्लियस जो अभी कंप्लीट फॉर्म में नहीं आया है, मैच्योर न्यूक्लियस नहीं बना है, मतलब न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है दे लैक अ डिफाइंड न्यूक्लियस एंड cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria and chloroplasts। दूसरे पॉइंट से हम देख रहे हैं कि मोनेरा का जो फीचर है कि इसमें न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता है, मतलब मैच्योर न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसमें सेल ऑर्गेनल्स जो है कुछ ऐसे हैं वो भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। जबकि आप देखेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये यूकारियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो मोनेरा में जो प्रोकारियोटिक है आपका, इसमें इन सभी ऑर्गेनल्स जो है आपको इसमें नहीं पाए जाएंगे मोनेरा में। हाँ, इसके बदले में जो वहाँ पे जो एंजाइम होगा, उस एंजाइम में ही कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो इन सभी का रोल वहाँ पे प्ले करेंगे। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी को क्रिएट करना सेल के अंतर्गत। ये यूकारियोटिक सेल में हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, जिसका काम होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को प्रोड्यूस करना। तो प्रोकारियोटिक सेल्स जो है जो कि मोनेरा से रिलेटेड है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का रोल कोई दूसरा प्ले करेगा, वो भी हम देखेंगे। माइजोसोम, मीजोसोम जो है उसमें आता है, नाम एक है मीजोसोम, वो एनर्जी जो है प्रोड्यूस उसमें करता है प्रोकारियोटिक में। तीसरा है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिजम्स एंड एब्सेंट इन अदर्स। The bacteria cell wall is not made up of cellulose as in case of plant cell। जैसे प्लांट सेल में आप देखेंगे कि उसका जो सेल वॉल बना होता है वो सेल्यूलोज का होता है। जबकि मोनेरा में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, मतलब मोनेरा के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनमें किसी में सेल वॉल होगा और किसी में नहीं होगा। और बैक्टीरिया सेल में जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का नहीं बना होता है, वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का। मैंने सेल्यूलोज के नीचे एरो का साइन देके बताया है, ये सेल्यूलोज का बना हुआ नहीं होता है, ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का। और जबकि प्लांट सेल का जो सेल वॉल बना होता है वो होता है सेल्यूलोज का होता है। ये आप मेमोरी में रख सकते हैं। ये हमने किंगडम मोनेरा को यहाँ पे फिर अगले स्लाइड में दिखाने का प्रयास किया है कि किंगडम मोनेरा जो है, जो फीचर है उसका अगला पॉइंट ये है, ये दे मे बी ऑटोट्रॉफिक लाइक प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो खुद से अपना भोजन तैयार करता है, उसको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं।
एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गे और सम बैक्टीरिया इसमें आते हैं। दे मे बी हेट्रोट्रॉफिक, ये हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंड हो सकते हैं अपने भोजन के लिए। उसके एग्जाम्पल हैं पारासिटिक, सेप्रोजोइक और सिम्बायोटिक। ये जो तीन आपका बैक्टीरिया है, ये तीनों जो है पैरासिटिक, सेप्रोजोइक और सिम्बायोटिक, ये हेट्रोट्रॉफिक है, ये दूसरे पे डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए। एग्जाम्पल्स है मोनेरा का। मोनेरा में कौन कौन आता है? तो मोनेरा के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बैक्टीरिया का नाम कुछ है: साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरा, एस्क्रिचिया कोली, ये सब बैक्टीरिया का नाम है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा और एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सब मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। तो माइकोप्लाज्मा है या ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये सब भी बैक्टीरिया ही है, बस कुछ कैरेक्टरिस्टिक के कारण से ये इसके अलग अलग नाम पड़ गए। वो हम आगे की स्लाइड में हम देखेंगे ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसका। फिर है साइनोबैक्टीरिया, या इसको ब्रैकेट में एनाबेना भी कहते हैं। ये सब हमारा बैक्टीरिया ग्रुप का ही है, बस इसके कुछ फंक्शन अलग होने के कारण से इसका नेमिंग अलग हुआ है। वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, और भी देखेंगे साइनोबैक्टीरिया क्या होता। मैंने यहाँ पे इसलिए इसको डिफरेंस बता दिया ताकि आप समझे कि मोनेरा के अंतर्गत हम सिर्फ फोकस जो है बैक्टीरिया पे ही क्यों करते हैं। आप समझ जाएंगे जब डिफरेंस देखेंगे तो। पहला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा इज दैट बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जो है हाँ, बैक्टीरिया कंटेन अ सेल वॉल, जब और डिफिनिट शेप रखता है, while mycoplasma lacks a cell wall and definite shape। तो बैक्टीरिया एंड माइक्रोप्लाज्मा में जो डिफरेंस है वो ये है कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है और सेल वॉल के कारण से इसमें डेफिनेट शेप आता है। हम पढ़ेंगे जब सेल्स के बारे में और जब स्ट्रक्चर हम देखेंगे इसका, तो सेल वॉल जो है डेफिनेट शेप बनाने में हेल्प करता है, और जबकि माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए इसमें सेल वॉल की कमी होती है और डेफिनेट शेप भी इसी कारण से इसका नहीं बन पाता है। तो माइक्रोप्लाज्मा लैक्स अ सेल वॉल एंड डेफिनेट शेप। अब है दूसरा टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे। They differ from other bacteria in that cyanobacteria possess chlorophyll। तो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल है, while most bacteria do not contain chlorophyll। और ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया मिलेंगे जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब क्लोरोफिल का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती होगी। इसका मतलब है साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस भी होता होगा। तो क्लोरोफिल जो है एक्चुअल में इसके कलर को देता है। इसी कारण से जो साइनोबैक्टीरिया का जो ग्रुप है उसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गे जो कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। और क्लोरोफिल होने के कारण से ही इसका कलर ब्लू ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट है एनाबेना, ये बैक्टीरिया ग्रुप का ही है और फाइलम मैंने लिया है। एनाबेना जो है वो साइनोबैक्टीरिया होता है, उसका फाइलम का जो नेम है। आपने रैंक पढ़ा होगा, रैंक में जो है बताया गया है किंगडम है, स्पेसीज है, 7 रैंक्स हमारे पास है मेनली। तो उस रैंक में ही एक फाइलम रैंक है हमारा, फाइलम ग्रुप है, जो कि किंगडम से छोटा होता है और क्लास से थोड़ा सा बड़ा होता है। क्लास से बड़ा होता है और किंगडम से छोटा होता है।
रैंक है जेनस। तो कुल मिला के हम यहाँ कॉन्सेप्ट ये ले रहे हैं कि जो मैंने लिखा है साइनोबैक्टीरिया, एनाबैना, माइकोप्लाज्मा, ये सब एक तरह से बैक्टीरिया ही है। इसलिए हम मोनेरा का जब हम किंगडम का जो स्टडी करेंगे तो सारा फोकस हमारा बैक्टीरिया पे ही रहेगा। अब अगले स्लाइड। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक, दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, दे मे बी स्फेरिकल, जिसको हम काके भी कहते हैं, रॉड शेप्ड बैसिली, स्पाइरल या स्पाइरिला, और कोमा शेप्ड विब्रियो। ये 4 टाइप्स का मैंने पिछले वीडियो में भी शेप एंड साइज, शेप ऑफ सेल के टॉपिक में इसको डाला था कि स्फेरिकल शेप वाले को हम लोग कॉकी कहते हैं। मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बैक्टीरिया जो है इसी शेप में पाया जाएगा, और इस शेप में पाने के बाद उसमें जो उसके स्ट्रक्चर्स होंगे, उस स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनल्स जो है हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। और पीछे वाले स्लाइड में आपने देखा ही था, कुछ ऑर्गेनल्स के कमी होने के कारण से माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सब जो था हमारा, इसी कारण से बैक्टीरिया से थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, इसीलिए उसके अलग अलग नाम पड़ गए। हम इस फिगर में देख रहे हैं, मैंने एक डिज़ाइन लिया है स्फेरिकल, वो नीचे से आपको 3 डायमेंशनल दिखेगा आपको। तो 3 डायमेंशनल फिगर मैंने लिया है यहाँ बगल में, और ये है आपका बैक्टीरिया का स्फेरिकल शेप। इस शेप में मैंने दिखाया है कहाँ कहाँ सेल वॉल है, कैप्सूल है, डीएनए है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेसोसोम है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है, फिर बैक्टीरियल फ्लैजेलम है। ये स्फेरिकल है, और इसमें रॉड शेप्ड भी कंबाइंड, हल्का रॉड शेप्ड भी है। तो ये आपका दोनों शेप का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये लंबा है। तो इस तरह से हमारे पास बैक्टीरिया का 3 पॉइंट्स हम लोग समझे। अब आगे देखते हैं। मतलब कोई भी शेप का आप ले सकते हैं बैक्टीरिया, और उस सेल को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा ऑर्गेनल्स है। ये सब पॉइंट्स दे करके आप बता सकते हैं कहाँ कैप्सूल है, कहाँ सेल वॉल है, ये सब बता सकते हैं आप। बैक्टीरिया के बारे में बोला गया है कि दे आर फाउंड एवरीवेयर, मतलब वो एयर में भी है, सॉइल में भी है, वाटर में भी है, इवन इन द फूड वी ईट। सम आर ऑल्सो फाउंड इन आवर बॉडी, सम ऑफ देम काउज डिजीज। तो मतलब हमारे बॉडी में भी है, और सभी जगह पे है, एयर, सॉइल, वाटर, और जो हम खाना खाते हैं उसमें भी है। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो हमें बीमार कर देते हैं, सम ऑफ देम काउज डिजीज। किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया का जो पार्ट है, तो उसको समझने के लिए फिर से हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल कॉन्सेप्ट लिया है मैंने, कि सेल कॉन्सेप्ट के आधार पे हम बैक्टीरिया को कैसे समझे। बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स, दे लैक सेल ऑर्गेनल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो सेल कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो है सिंपलेस्ट प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें जो कमियां होती है सेल ऑर्गेनल्स की, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है। और आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को कहीं भी एरो से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं दिख रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ इसमें दिख रहा है सेल वॉल, कैप्सूल, डीएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेसोसोम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, बैक्टीरियल फ्लैजेलम। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है। और प्रोकार्योटिक सेल में हम जानते ही हैं कि ट्रू न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। तो मोनेरा चूंकि
प्रोकारियोटिक सेल से रिलेटेड है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट है द जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगुलर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, इट लाइड नेक्ड इन द सेंटर ऑफ सेल, प्रोकारियोट। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के फॉर्म में रहता है, और ये किसी से डीएनए जो है फॉर्म में रहता है, डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, और इट लाइज नेक्ड इन द सेंटर ऑफ सेल, और सेल के सेंटर में ये पाया जाता है, लेकिन ये किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं रहता है, घिरा नहीं रहता है, ये नेक्ड पोजिशन में रहता है। ये बैक्टीरियाज हैव राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरिया में राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम का काम आप जानते ही हैं, इसका काम है प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। मैंने पिछले स्लाइड में बताया भी था कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, राइबोसोम्स। Bacteria play an important role in medicine, agriculture, industry and maintaining a clean environment. बैक्टीरिया जो है मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्पफुल है। मेडिसिन में आप देखेंगे एंटीबायोटिक्स, serums with antibodies and vaccines are obtained from bacteria. तो एंटीबायोटिक्स, serums with antibodies एंड वैक्सीन जो है बैक्टीरिया के हेल्प से हम बनाते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल हम यहाँ दे रहे हैं, क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सब बैक्टीरिया के हेल्प से बनाए जाने वाले एंटीबायोटिक्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दिस इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो बैक्टीरिया हमारा है दूसरे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ होने नहीं देता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो बैक्टीरिया हेल्पफुल हमारा है कि अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट करता है ये ग्रो करने से। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ, पहले हम समझ ले पैथोजेनिक का मतलब क्या है इस वर्ड का। पैथोजेनिक का मतलब होता है कि वैसा बायोलॉजिकल एजेंट जो हमें बीमार कर सकता है, सिक कर सकता है। तो पैथोजेनिक का मतलब समझने के बाद हम समझ सकते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म होगा, उसको बैक्टीरिया जो है ग्रो करने नहीं देता है। तो ये हेल्पफुल हमारे लिए है कि अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से बैक्टीरिया इनहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है। They are used to control and cure diseases like typhoid, diphtheria, pneumonia and tuberculosis, मतलब टीबी। बैक्टीरिया का यूज हम लोग करते हैं कंट्रोल करने में और किसी बीमारी को क्योर करने में। कुछ बीमारी का नाम मैंने यहाँ दे ही दिया है, टाइफाइड, डिप्थेरिया, निमोनिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। तो इस तरह से बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल है। बैक्टीरिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिसिन। अब आगे वाला टर्म फिर इसी में ही है, मेडिसिन में ही इसका रोल अभी हम पढ़ रहे हैं। पिछले स्लाइड मैंने देखा मेडिसिन में क्या क्या इसका रोल है, और अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मेडिसिन में ही सेरम के बारे में। तो serums contain antibodies against particular pathogens. They are used to prevent a specific bacterial infection and provide immunity in the body to a particular disease.
जो सेरम हमारा है वो मेडिसिन है। इसमें जो सेरम में क्या होता है कि एंटीबॉडीज होता है। इस एंटीबॉडीज की हेल्प से हम किसी पार्टिकुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। पैथोजेंस का मतलब समझ में आ ही गया था कि जो बायोलॉजिकल एजेंट जो हमें सिक कर देता है, तो उस बायोलॉजिकल एजेंट के अगेंस्ट जो सेरम्स में एंटीबॉडीज है वो फाइट करता है और हमें उस पैथोजन से प्रिवेंट करता है। दे आर यूज टू प्रिवेंट स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी इन द बॉडी टू अ पर्टिकुलर डिजीज। तो सेरम का यूज हम लोग करते हैं किसी स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से को रोकने के लिए। और सेरम्स हमारे बॉडी में इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है ताकि हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है किसी पार्टिकुलर डिजीज से फाइट करने के लिए तैयार हो जाए। एंटीबॉडीज जो वर्ड है इसका मतलब हुआ सबस्टेंस दैट द बॉडी प्रोड्यूसेस इन द ब्लड टू फाइट डिजीज। तो सेरम में एंटीबॉडीज जो होता है वो अब समझ में आ ही गया है कि एंटीबॉडीज एक सबस्टेंस है जो कि हमें फाइट से डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है। वैक्सीन्स है। वैक्सीन्स का मतलब है ये भी मेडिसिन से ही जुड़ा हुआ है। वैक्सीन भी मेडिसिन ही है। तो वैक्सीन्स आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज सच एज टाइफाइड, कोलरा एंड स्मॉल पॉक्स। वैक्सीन का भी हम इस्तेमाल करते हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए। कुछ पार्टिकुलर डिजीज है टाइफाइड, कोलरा एंड स्मॉल पॉक्स। अगर इसमें हम वैक्सीन ले लें तो वैक्सीन लेने के बाद इस बीमारी से हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो डेफिनेशन है अ वैक्सीन इज सस्पेंशन ऑफ किल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया on injecting into the body of man. It induces formation of antibodies. This provides considerable degree of immunity. तो ये हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। जब हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता है वैक्सीन तो हमारे इम्यूनिटी लेवल को ये बढ़ाता है ताकि हम डिजीज से फाइट कर सकें। और वैक्सीन लेने के बाद ये हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। ये वैक्सीन का काम है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं चलिए। इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी बैक्टीरिया ने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है। जैसे कि प्रिपरेशन अगर करना है कर्ड का, दही, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन और कर्डिंग ऑफ मिल्क फॉर कर्ड फॉर्मेशन। फर्मेंटेशन जो है वो मिल्क का हम लोग करके कर्ड को बनाते हैं। इसमें क्या होता है जनरली कि जो मिल्क में जो शुगर जो लैक्टोज पाया जाता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड में और कर्ड बन जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस का नाम ही है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का मेन काम होता है, एक फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, वो हम आगे लास्ट के स्लाइड में मैंने कुछ वर्ड्स को लिया है उसमें हम डिफाइन कर देंगे, उसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। दूसरा है इंडस्ट्री में क्यूरिंग ऑफ चीज। बैक्टीरिया हेल्प इन प्रोड्यूसिंग चीज ऑफ अ पर्टिकुलर टेस्ट। तो बैक्टीरिया के हेल्प से हम चीज को प्रोड्यूस करते हैं, एक खास तरह का टेस्ट भी उसमें आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर। विनेगर को हम केमिकली एसिटिक एसिड कहते हैं। विनेगर का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है मतलब एसिटिक एसिड का, ये भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से होता है। तो किसका फर्मेंटेशन होता है? ये शुगर सॉल्यूशन का, बाय द एक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के हेल्प से, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के हेल्प से शुगर सॉल्यूशन का हम फर्मेंटेशन करते हैं और फर्मेंटेशन के बाद हमें विनेगर मिलता है।
नेक्स्ट हमारा है curing and ripening of tea and tobacco leaves. It is carried out by bacteria to develop characteristic aroma and flavor. सुगंध एक टेस्ट फ्लेवर एरोमा सुगंध फ्लेवर जो है जो डेवलप करवाया जाता है टोबैको लिप्स में या टी में, ये सब सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के हेल्प के कारण से हो जाता है। तो बैक्टीरिया यहाँ पे भी इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है टैनिंग ऑफ लेदर। अगर हमें टिश्यूज को रिमूव करना है, टिश्यूज एंड हेयर फ्रॉम हाइड्स एंड स्किन ऑफ मैमल्स, तो ये भी बाय फर्मेंटेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। अगर अल्कोहल बनाना है या एसीटोन बनाना है तब भी हमारा बैक्टीरिया का इसमें रोल आएगा। बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटीलिसियम are used in the production of alcohol and acetone from acetic acid. रेटिंग ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स का रेटिंग करना हो, जिससे रेटिंग ऑफ जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स फाइबर्स इज डन बाय द पॉन्ड वाटर बैक्टीरियम। रेटिंग ऑफ जूट का मतलब इसको सॉफ्ट करना है। इसको जूट, जैसे जूट का रस्सी बनता है, लिनिन है, तो ये जो जूट का जो जो सॉफ्टनेस हमको करना है तो उसके लिए हम लोग पॉन्ड वाटर बैक्टीरियम में वाटर में डालते हैं। तो उस पॉन्ड वाटर में जो बैक्टीरिया होता है वो इसको रेटिंग कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। तो इस रेटिंग ऑफ जूट हो या हेम्प एंड फ्लैक्स फाइबर्स हो, ये जो बैक्टीरिया करता है इसको सॉफ्ट, उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलैकम। ब्यूटीलैकम। तो ये आपको लर्न करना है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलैकम। इसका काम क्या है? रेटिंग ऑफ जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स फाइबर्स एंड इज डन बाय द पॉन्ड वाटर बैक्टीरियम। फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, इसमें बैक्टीरिया का रोल है। हम बायोगैस के बारे में जानते हैं, सुने भी हैं। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि बायोगैस और गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सक्रीट ऑफ एनिमल्स, काउज, बफेलोज एंड ह्यूमन बींग्स। ये तीनों का जो एक्सक्रीट होता है इसको हम एक जगह पे रख देते हैं, एक ऐसा प्लांट होता है उसमें, आप स्ट्रक्चर में देखेंगे। फिर बायोगैस के बारे में तो चर्चा नहीं करना है हम लोगों को, बस ये समझना है कि बायोगैस का जो फॉर्मेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया होता है। तो इसमें इन लोगों का, एनिमल्स का और ह्यूमन बींग्स का जो एक्सक्रीट होता है उसका डिकम्पोज होने के बाद ये बनता है। वो डिकम्पोज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया होता है। एंड दिस गैस इज इनफ्लेमेबल एंड इट इज यूज्ड इन कुकिंग। द लिक्विड्स एंड सॉलिड एंड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज मैन्युअल इन द फील्ड्स। ये गैस जो बनता है ये इनफ्लेमेबल होता है और इसको हम लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। और जो उसके रेसिड्यू होते हैं, सॉलिड एंड प्रोडक्ट्स जो बच जाते हैं, वो हमारा एक तरह से मैन्योर की तरह हम उसका यूज कर लेते हैं फील्ड में और अपनी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ाने के लिए। तो मैन्योर भी आ गया इसके रेसिड्यू बचने के बाद। एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया का क्या रोल है वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ legumes. They fix up free atmospheric nitrogen into nitrates and increase fertility of soil, and these nitrates are used by other plants also. हमारा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में और सॉइल की फर्टिलिटी इससे इंक्रीज हो जाती है। तो नाइट्रोजन का जो कन्वर्शन होता है नाइट्रेट में, ये जो कन्वर्शन होता है ये सिर्फ और सिर्फ राइजोबियम बैक्टीरिया के हेल्प के कारण से होता है। और नाइट्रोजन का नाइट्रेट बनने का मतलब ये हुआ कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा है
The process of converting free atmospheric nitrogen of the soil into suitable forms like nitrates, which can be used by the plants, is called nitrogen fixation. And the process involves is nitrification. तो डिफाइन कर ही दिए हैं ऊपर में भी, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑफ द सॉइल इनटू सुटेबल फॉर्म्स लाइक नाइट्रेट्स। तो इस प्लांट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, और इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसे हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन अभी पीछे स्लाइड में देखा था आपने, नाइट्रिफिकेशन को प्रोसेस कहते हैं, इसको फिर से डिफाइन यहाँ कर दिए हैं ताकि लर्न करने में दिक्कत ना हो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द सॉइल टू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो सॉइल में जो अमोनिया है उस अमोनिया से ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और जो बैक्टीरिया इसमें रोल निभाता है, प्ले करता है, वो है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। फिर है डीनाइट्रिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट्स फ्रॉम वेस्ट एंड डेड बॉडीज इनटू नाइट्रोजन गैस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन का जस्ट ये अपोजिट है। इसमें हमें वेस्ट एंड डेड बॉडीज से नाइट्रोजन गैस बनाना है, मतलब वेस्ट एंड डेड बॉडीज में नाइट्रेट्स होता है, अब ये नाइट्रेट्स हमारा कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन गैस में। और नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा था, नाइट्रोजन गैस से नाइट्रेट्स बना रहे थे, और डी नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, नाइट्रेट्स से नाइट्रोजन गैस बन रहा है, अपोजिट प्रोसेस है। तो दिस इज कॉल्ड डी नाइट्रिफिकेशन। It is carried out by free living denitrifying bacteria such as Pseudomonas. कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी है, जैसे डिजीज होता है हमें बैक्टीरिया के कारण से भी। तो बैक्टीरिया काउज मेनी सीरियस डिजीजेज इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बैक्टीरिया के कारण से सीरियस डिजीज हो सकता है ह्यूमन में भी, ह्यूमन एनिमल्स में भी, और प्लांट्स में भी हो सकता है। बैक्टीरिया के कारण से हमारे फूड भी स्पॉइल हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया स्पॉइल आवर कुक्ड फूड, फ्रूट्स भी, मिल्क, वेजिटेबल्स, बटर, फिश एंड मीट, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग समर मंथ्स। आपको समर मंथ्स में ये देखने को मिलेगा कि जो खाना आप देर से अगर छोड़ देते हैं तो वो खाना खट्टा हो जाता है और उसमें एक अलग से बदबू आने लगती है। ये सिर्फ और सिर्फ होता है बैक्टीरिया के कारण से। ये सब हार्मफुल बैक्टीरिया है जो हमारे खाना को स्पॉइल कर देता है, फ्रूट्स को स्पॉइल कर लेता है, मिल्क, वेजिटेबल्स, बटर, फिश एंड मीट एटसेट्रा। बैक्टीरिया का एक हार्मफुल साइड ये भी है कि इसका इस्तेमाल बायो वेपन्स के रूप में भी किया जाता है। सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक वर्ड से आप फैमिलियर हो चुके हैं, जो हमें सिक करता है। तो पैथोजेनिक उसमें एडजेक्टिव का यहाँ पे लगा हुआ है बैक्टीरिया के साथ। ये बता रहा है पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो हमें हार्म कर सकता है। तो सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया और देयर टॉक्सिन्स कैन बी यूज्ड एज बायो वेपन्स टू क्रिएट बायो टेररिज्म। तो बायो वेपन्स बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा है, और इससे जो डर हमारा जो क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड बायो टेररिज्म। इसमें आप देख सकते हैं आगे, बैसिलस एंथ्रेसिस विच काउजेज एंथ्रेक्स। ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस है ये हमारा बैक्टीरिया है जिसके कारण से एंथ्रेक्स होता है। ये भी पैथोजेनिक बैक्टीरियम कहलाएगा। कौन कहलाएगा? बैसिलस एंथ्रेसिस पैथोजेनिक बैक्टीरियम है, इसके कारण से हमें क्या होता है? एंथ्रेक्स होता है। सिमिलरली बैक्टीरिया काउजिंग कोलरा, botulism and poliomyelitis can also be used as bioweapons। तो ये सब हमारा हार्मफुल बैक्टीरिया के कारण से पॉसिबिलिटी है इसमें। लास्ट में हम देखेंगे, मैंने इस्तेमाल किया था फर्मेंटेशन का,
और पैथोजन भी आया है वर्ड, जिसको हम अलग से डिफाइन कर दिए ताकि आप लर्न कर सके। फर्मेंटेशन मैंने बताया था ये एक प्रोसेस है। तो कौन सा प्रोसेस है? इट इज एन anaerobic process in which energy can be released from glucose even though oxygen is not available। मतलब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। और ये एक एनएरोबिक प्रोसेस का मतलब हुआ, एनएरोबिक वर्ड जो यहाँ आया है, एनएरोबिक का मतलब ये हुआ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। इसीलिए यहाँ पे इस प्रोसेस के पीछे लगा हुआ है इट इज एन एनएरोबिक प्रोसेस। तो इसमें एनर्जी रिलीज तो होता है ग्लूकोज से, बट ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। पैथोजन, पैथोजन को डिफाइन मैंने किया, पैथोजन और इन्फेक्शस एजेंट इज अ बायोलॉजिकल एजेंट दैट काउजेज डिजीजेज और इलनेस टू इट्स होस्ट। तो पैथोजन भी क्या है? एक एजेंट है, बायोलॉजिकल एजेंट है, जो जिसके कारण से हमें बीमारियां होती है, इलनेस होता है। होस्ट का मतलब कोई भी हो सकता है, एनिमल्स, जिसको भी ये अफेक्ट कर रहा है, दैट इज होस्ट। और पैथोजन से ही बना हुआ पैथोजेनिक, जो कि एडजेक्टिव है। थैंक यू।